ये ग्राफ इस तरीके का आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके सैंपल पेपर में, इससे क्वेश्चन था। तो सेल ए और बी के क्रॉस जुड़ा हुआ है, तो ए और बी पे जाके वोल्टमीटर के नोब रख दो, ठीक है ना, कनेक्ट कर दो, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उनका क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ना है। क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब हाथ से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिया है, साथ ही साथ उसके जो सीबीएसई टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपके टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है उसके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, ध्यान से देखिए। सिलेबस के अंदर सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इन्हीं 3 पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट डिस्कस हो चुका है जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और उनका रिलेशन, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वीआई ग्राफ, ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर, ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर पर क्या क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके और ढंग से डिटेल में डिस्कस की थी। साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम सेकंड पोर्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल, और किरचॉफ लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं, दोनों के दोनों लॉ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर को भी आज के लेक्चर में ही निपटाने वाले हैं। इसी के साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसी चैप्टर के अंदर निपटा देंगे। थर्ड पोर्शन आपका, जिसके अंदर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल उसका और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ ईएमएफ और मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन होते हैं, उनको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उनका क्वालिटेटिव आइडिया पढ़ना है। क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब वहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपके, ठीक है ना, वहाँ से आपकी न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं, सिर्फ बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे होती है चीज़ें। ऑब्वियस ही बात है, न्यूमेरिकल बनने के चांसेस फिर कहाँ से बनते हैं, सेल से या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। समझ में आ रही है बात, आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जितने भी ये यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं वन बाय वन करके उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किरचॉफ्स लॉ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम सेल से पहले पढ़ लेंगे तो सेल थोड़ा सा आसानी से समझ आएगा अपने को। तो किरचॉफ ने 2 रूल दिए थे, जैसे कि ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ओम्स लॉ की हेल्प से हम लोग किसी भी सर्किट के अंदर करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट किया करते थे। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसे आ जाते हैं जिनमें ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब उससे हम आंसर नहीं निकाल पाते हैं। उस केस में हमारी हेल्प करते हैं किरचॉफ के 2 रूल। सबसे पहला रूल, जिसे नाम दिया गया है किरचॉफ जंक्शन रूल, उससे स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ जंक्शन रूल, या कुछ लोग इसे प्यार से केसीएल भी बोलते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलता है स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। जंक्शन क्या बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी वायर्स आगे जुड़ रही है, ठीक है ना, जहाँ पे जॉइंट होता है उसे जंक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात आप ये समझिए। तो बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, एल्जेब्रिक सम क्यों बोला जा रहा है, कुछ करंट हम पॉजिटिव लेंगे और कुछ करंट हम नेगेटिव लेंगे। जनरली जो करंट वहाँ पे जंक्शन पे आ रहा है उस करंट को पॉजिटिव लिया जाता है, जो करंट जा रहा है उस जंक्शन से उस करंट को नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो उनका एल्जेब्रिक सम पॉजिटिव नेगेटिव टोटल कितना होता है, जीरो होता है। टोटल जीरो होता है, मतलब उस जंक्शन पे ना तो कोई चार्ज इकट्ठा होता है, ना ही वहां से कोई नया चार्ज क्रिएट होकर वहां से जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एक जंक्शन है, इस जंक्शन को ओ नाम देते हैं। इस जंक्शन में मैंने 5 वायर बनाई है। 5 वायर में पहली वायर से करंट आ रहा है I1, दूसरी वायर से करंट आ रहा है I2, तीसरी वायर से करंट जा रहा है I3 और चौथी वायर से करंट आ रहा है I4। इसी तरीके से 5वीं वायर से करंट जा रहा है I5। ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि जब आप इनका एल्जेब्रिक सम करोगे सिग्मा आई, तो वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। अब सिग्मा आई कैसे करना है, आने वाला करंट आपको पॉजिटिव लिखना है और जाने वाला करंट आपको नेगेटिव लिखना है। तो आने वाला करंट I1 I2, जाने वाला करंट I3, ये देख लो I3 जा रहा है, तो इसे मैंने नेगेटिव में लिख दिया। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। I4 आने वाला करंट है, प्लस करके लिख दिया। I5 बाहर की तरफ एरो है, इसका मतलब करंट जा रहा है उस जंक्शन से, माइनस I5 लिख दिया। तो इन सब का जब आप एल्जेब्रिक सम करोगे, यानी कि जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस,
वो करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। इसे एक दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं I1, I2, I4 जो करंट आ रहा है उसको एक साइड रख लूँ और उनको उधर ले जाऊँ, ये कुछ इस तरीके का बन गया। ये क्या है? ये टोटल करंट है जो उस जंक्शन पे आ रहा है। ये क्या है? ये टोटल करंट है जो उस जंक्शन से जा रहा है। मतलब इसको अपन दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल करंट जो आ रहा है इक्वल्स टू टोटल करंट जा रहा है किसी पर्टिकुलर जंक्शन से, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर जॉइंट से जहाँ पे बहुत सारे वायर जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। या फिर एल्जेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है किसी पर्टिकुलर जंक्शन में, फिर आपको आने वाला करंट प्लस, जाने वाला करंट माइनस बना के ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा है, याद रखिए आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। सिंपल सी बात है, इसे याद रखिए। ठीक है, हमारे काम आएगी। अब इस कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कर लेते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि मीन्स एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग चार्ज इन 1 सेकेंड। करंट बराबर है तो करंट को आपको पता होगा करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, यानी कि 1 सेकेंड के किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो जाता है। तो करंट बराबर है, इसका मतलब टोटल इनकमिंग करंट बराबर है इनकमिंग करंट बराबर है आउटगोइंग करंट के, यानी कि टोटल 1 सेकेंड के अंदर आने वाला चार्ज उस पर्टिकुलर जंक्शन से जाने वाले चार्ज के बराबर है। ठीक है ना, एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग चार्ज in 1 second is equals to the total outgoing charge in 1 second। मतलब वहां पे ना तो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ना तो चार्ज इकट्ठा हो रहा है, ना ही वहां से कोई चार्ज का लॉस हो रहा है। मतलब ना वहां कोई सिंक है ना कोई सोर्स है। सिंक मतलब जो चीजों को ले लेता है, सोर्स मतलब जो प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ना चार्ज का लॉस हो रहा है ना वहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उस पर्टिकुलर जंक्शन पे ना चार्ज बनाया जा रहा है ना चार्ज डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसका मतलब जो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ है, या फिर किरचॉफ जंक्शन रूल बोले, वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस पर आप जितना स्टार लगा सकते हो स्टार लगा लो, और ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके देख लेते हैं, क्या हमने जो सीखा है वो अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो, दो जंक्शन दिया गया है, इस तरीके से आपको बताना है कि करंट आई की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे दो जंक्शन है, इसको जंक्शन नंबर 1 लिखते हैं, इसको जंक्शन नंबर 2 लिखते हैं। दोनों ही जंक्शन पे किरचॉफ जंक्शन रूल फॉलो होगा। ऑब्वियसली बात है, केसीएल फॉलो होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, इस करंट को मैं आई डैश नाम दे देता हूँ, तो कैसे लिखेंगे? नंबर 2 पे मैं केसीएल लगाता हूँ। ठीक है ना, केसीएल लगाता हूँ, यानी कि किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल एट जंक्शन 2 यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट करते हैं। इनकमिंग करंट अगर आप ध्यान से देखो तो आई डैश है, और आउटगोइंग करंट कितना है? 3 + 2 5, यानी कि आई डैश की वैल्यू आ गई फटाक से हमारे पास 5 एम्पियर। मेरे को आई निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ करंट रूल लगाता हूँ। कहाँ पे? जंक्शन 1 पे। जंक्शन 1 पे ध्यान से देखो, टोटल इनकमिंग करंट कितना है? टोटल इनकमिंग करंट है 4 + I। ये आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इस जंक्शन से सिर्फ एक ही करंट है, आई डैश, जो जा रहा है, आई डैश। तो 4 + I is equals to 5। It means I is equals to 5 minus 4। I will be equals to 1 एम्पियर, यानी कि उस I की वैल्यू 1 एम्पियर है। देखो, इसमें सिंपल क्वेश्चन जो है आसानी से हम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिए मान लो, इसमें से एक ऑप्शन होगा आपका 1 एम्पियर, तो आप फटाक से उस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं किरचॉफ के सेकंड रूल की तरफ, जिसे बोलते हैं किरचॉफ लूप रूल, या फिर प्यार से बोला जाता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलता है ये कि इन अ क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, रजिस्टर एंड कैपेसिटर इज जीरो। क्लोज लूप के अंदर, यानी कि एक ऐसा लूप है जिस लूप के अंदर रजिस्टर आ रहा है, आपका सेल आएगा, ठीक है, और कैपेसिटर लगाओ और लूप क्लोज हो, तो उस पूरे के पूरे लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो ये और आसानी से समझ में आएगा। अब ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप दिमाग में रखिए।
अब इसको अप्लाई करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन सीखने पड़ेंगे। जैसे वहां पे भी साइन कन्वेंशन थे, आने वाला करंट प्लस, जाने वाला करंट माइनस, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। एक बात ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो प्लस टू माइनस जाता है। प्लस टू माइनस इन जनरल आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस। तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट के अंदर घूमेंगे एक तरीके से मान लो, तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? नेट पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मतलब बहुत सारी डिवाइस आएगी, सबका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, उनका नेट जीरो आएगा। तो इंडिविजुअल कैसे लिखेंगे, उनके लिए क्या साइन कन्वेंशन फॉलो किए जाएंगे, वो सब मैं आपको भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना। सबसे पहला अपन साइन कन्वेंशन समझते हैं रजिस्टर के लिए। सबसे पहले रजिस्टर के अंदर मान लो कि ऐसा रजिस्टर आपके सामने आया सर्किट के अंदर और करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो सबसे पहले आपको साइन बना देना है। वहां पे साइन बनाया नहीं होगा, प्लस माइनस आपको बनाना पड़ेगा। प्लस माइनस क्यों बनाया? क्योंकि करंट जो है प्लस से माइनस जाता है, इस बात का ध्यान में रखना। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे प्लस माइनस। अब मान लो कि आप सर्किट के अंदर कुछ कहानी ऐसी बनी कि आपको ए टू बी जाना पड़ा। अगर हमें ए टू बी जाना पड़ा तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस को देखना है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? प्लस टू माइनस जा रहे हो। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? प्लस टू माइनस जा रहे हो। तो जिस तरफ आप जा रहे होते हो वो आपको साइन लगाना है। ए टू बी में जाऊंगा रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जाऊंगा, तो मतलब माइनस का। अब कितना आएगा? ओम्स लॉ से पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई आर होता है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का आई आर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी बनी कि आपको बी टू ए जाना पड़ा। आपको बी टू ए जाना पड़ा मतलब आपको करंट सामने से आता मिलेगा। आप इधर से इधर जाओगे, करंट आपको सामने से मिलेगा। मतलब जब आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे होगे तो आपको माइनस से प्लस जाना पड़ेगा। माइनस से प्लस साइन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि जिस साइन की तरफ हम जा रहे हैं वो वाला अपन लगाएंगे। तो प्लस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही कितना है? आई आर, तो लिख देंगे प्लस का आई आर। समझ में आई बात? क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं सेकंड में। अगर हम सर्किट के अंदर घूम रहे हैं और हमें सेल मिलता है, सेल के साथ डील करना है, तो कैसे करेंगे? सेल के अंदर देखो बड़ी बैटरी बनाते हैं, थोड़ी एक बड़ा टर्मिनल बनाते हैं और एक छोटा टर्मिनल बनाते हैं। ठीक है, बड़ा वाला पॉजिटिव को शो कर रहा होता है, छोटा वाला नेगेटिव को शो कर रहा होता है। वैसे सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है, नहीं लिखा हो तो इस तरीके से बना लेना। अब फिर से सेम कहानी है। अगर बाई चांस आपको सी टू डी जाना पड़ा, सी टू डी जाना पड़ा, तो देखो सी टू डी जाओगे तो पहले प्लस फिर माइनस, प्लस से माइनस, तो क्या आएगा? माइनस। तो माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेल का ईएमएफ दिया होगा माइनस का ई। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि डी टू सी जाना पड़ा, डी टू सी जाना पड़ा, तो डी टू सी जाना पड़ा तो आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा। इधर माइनस पहले आया, प्लस, माइनस से प्लस की तरफ आप जा रहे हो तो क्या आएगा? प्लस का ई आएगा। ठीक है ना, जिस तरफ जा रहे हो वही आएगा। वही कैपेसिटर, पता रख लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने में। कैपेसिटर के अक्रॉस मान लो कि सर्किट के अंदर बाई चांस कैपेसिटर आ गया, उसके अक्रॉस आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे लिखेंगे? देखो पोटेंशियल डिफरेंस Q इक्वल्स टू CV होता है, अपने को पता है कैपेसिटर के अंदर फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो Q बाई C आने वाला है। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कैसे डिसाइड करोगे? E टू F अगर हमें जाना पड़ा तो प्लस टू माइनस जाएंगे, E टू F हमें जाना पड़ा तो प्लस टू माइनस जाएंगे, तो क्या आएगा? माइनस का Q बाई C, माइनस का Q बाई C, यानी कि पॉजिटिव वाली प्लेट से नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ जाना पड़ा तो माइनस का Q बाई C। सिमिलरली अगर आपको F टू E, नेगेटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ, मतलब जब आप जा रहे होंगे पहले नेगेटिव वाली प्लेट आएगी फिर पॉजिटिव वाली प्लेट आएगी, यानी कि पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ जा रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो वो वाला साइन आता है, तो प्लस का Q बाय C। तीनों ही केस में सिमिलर तरीके से मैंने आपको समझा दिया, जिस तरफ हम जाते हैं वो वाला साइन अपने को लेना पड़ता है। रेजिस्टेंस के अंदर प्लस माइनस आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस फिर माइनस, मतलब करंट प्लस टू माइनस जाता है, इस बात का ध्यान में रखना। इस हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर आप प्लस माइनस लगा दोगे, फिर क्या करना है? फिर बस प्लस टू माइनस देखना है। अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा ये चीज। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके अंदर मैं केवीएल यूज करने वाला हूं, साथ ही साथ आपको सिखाने वाला हूं कि केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कुछ भी स्किप मत करना, आपका पूरा पूरा अटेंशन चाहिए मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पे। ध्यान से देखिए कि अभी देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर करंट की डायरेक्शन कौन सी बनाए, प्लस से माइनस। कुछ कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो मर्जी करंट की डायरेक्शन बना दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे I1 करंट और यहाँ पे I2 करंट बना दिया। ठीक है, अब देखो I1 इधर से आएगा, I1 इधर से आएगा और I2 इधर से आएगा, दोनों मिलके नीचे वाली ब्रांच में जाएंगे, तो नीचे वाली ब्रांच में I1 प्लस I2 हम लोगों ने लिख दिया। आप चाहते तो I3 लिख सकते थे, फिर यहाँ पे जंक्शन रूल लगा के I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 निकाल सकते थे,
यहाँ पे सीधा सीधा कॉमन सेंस लग रहा है, आप I1 प्लस I2 डायरेक्ट करंट लिख सकते हो वहां पे। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको प्लस माइनस लगाना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो देखो करंट यहां से यहां जाया, तो अपने को पता है करंट प्लस टू माइनस जाता है, ये लो, इधर प्लस टू माइनस जाता है, ये लो। अब कुछ नहीं करना, मैं इनके नाम दे देता हूं A B C D E F, ठीक है ना, E F। देखो ये और बच गया, इसके प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस, बिकॉज करंट प्लस टू माइनस जाता है। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करना, दो लूप दिख रहे हैं देखो आपको क्लोज। कौन कौन से लूप, मैं घुमा के नहीं बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा। कौन कौन से लूप, सबसे पहला लूप देखिए, लूप ABCF क्लोज नहीं हुआ है, वापिस ए पे आइए। इन लूप ABCFA दिख रहा है, ABCFA, ये वाला लूप, इधर वाला घुमाएंगे तो कचरा हो जाएगा, वो नहीं करना। इन लूप ABCFA, ठीक है। इस लूप के अंदर मैं क्या करता हूं, केवीएल अप्लाई करता हूं, केवीएल अप्लाई करता हूं। ए से शुरू होना है, वापिस ए पे खत्म होना है। देखो ए से कहां जाना है, ये सब बताएगा आपको, जो आपने लिखा A to B जाना है, A to B चलते हैं। A to B चले, रास्ते में एक सेल, ठीक है ना, या बैटरी, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको, जिस तरफ आप जा रहे हो वो वाला लिखना है। क्या लिखोगे, प्लस का 5, हो गया काम, प्लस का 5, ठीक है, आराम आराम से करते हैं, हो जाएगा। आगे देखिए बी टू सी जाना है, बी टू सी जाना है तो रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा IR। यहाँ पे I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2, तो आएगा I1 इंटू 2। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, कौन डिसाइड करेगा। आप बी टू सी जा रहे हो तो पहले प्लस आ रहा है, बाद में माइनस आ रहा है, मतलब प्लस टू माइनस जा रहे हो, मतलब नेगेटिव आएगा। माइनस का IR, यानी कि I1 इंटू R की वैल्यू 2, क्लियर। अब सी पे पहुंच गए, सी से एफ की तरफ जाना है। एफ की तरफ देखो, रेजिस्टेंस आया तो IR आएगा, आई कितना है, I1 प्लस I2 है, आई की वैल्यू I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 और R की वैल्यू 8 है। आएगा किसका, प्लस का कि माइनस का, देखो प्लस से माइनस जाना पड़ेगा, माइनस की तरफ जाना पड़ेगा, तो माइनस आएगा IR, आई की जगह I1 प्लस I2 इंटू 8। फिर एफ पे आ गए, F2A, रास्ते में कोई नहीं है, सारा कुछ हो गया, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, खत्म, ठीक है ना। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0, केवीएल लगा दिया हम लोगों ने। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन बना लीजिए, क्या बनेगी, 5 माइनस 2I1 माइनस 8I1 माइनस 8I2 इज इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 10I1 माइनस 8I2 इज इक्वल्स टू 0। इनको उधर ले जाते हैं, प्लस के हो जाएंगे, एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। क्या इक्वेशन बनेगी, 8I2 प्लस 10I1 इज इक्वल्स टू 5, इज इक्वल्स टू 5। इक्वेशन 1 बना के इसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। टाइम लगेगा बट आपका गलत नहीं होगा, तसल्ली से करिए, तसल्ली से समझिए। आगे आ जाइए सेकंड के अंदर, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब मैं लूप ले रहा हूं CDEFC, ठीक है ना। इन लूप CDEFC वापिस क्लोज हो गया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, क्लोज हो गया। अप्लाई केवीएल, फिर से केवीएल अप्लाई करने वाला हूं, तो C to D जाइए, C to D जाओगे, देखो रेजिस्टेंस है तो IR आएगा, I2 R कितना है 4, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस से प्लस जा रहा हूं तो प्लस का आएगा, ठीक है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब D to E जा रहा हूं, D to E जा रहा हूं तो बैटरी आई जिसकी वैल्यू 3 है, मतलब 3 लिखना है, प्लस का कि माइनस का, माइनस से प्लस जा रहा हूं, D to E जब मैं जा रहा हूं तो माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो मैं प्लस का 3 लिखूंगा, ठीक है। E to F कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लिखना। F to C, F to C ध्यान से देखो, मैं माइनस से प्लस जा रहा हूं, रेजिस्टेंस आया तो IR आएगा, ठीक है ना, और माइनस से प्लस जा रहा हूं तो प्लस का, लेकिन I की वैल्यू यहाँ पे I1 प्लस I2 है। टोटल करंट इस सर्किट के अंदर, सॉरी इस ब्रांच के अंदर I1 प्लस I2 है, और R की वैल्यू 8 है। वापिस C पे पहुंच गए, मतलब इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, सोल्व कर लो थोड़ा सा, क्या बनेगा, देखो यहां से 4I2 और यहां से 8I2 बनेगा, 12I2 बन गया, और 8I1, 12I2 8I1 प्लस 3 पड़ा है, इज इक्वल्स टू 0। 3 को इधर भेज देते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 12I2 प्लस 8I1 इज इक्वल्स टू -3। इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके हमें I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। बस सिंपल सी मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई करनी है और हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें 8 ओम में से करंट की वैल्यू निकालनी है जो I1 प्लस I2 है। I1 I2 निकल जाएंगे, दोनों को प्लस करके मेरा काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। तो 12 को 24I2, 8 का 16I1 और ये बन जाएगा -6। ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या बनेगा 24I2 प्लस 30I1 इज इक्वल टू 15 बन गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते तो ये कट जाएगा, इधर आएगा आपका माइनस का 14I1 और इधर आएगा माइनस का 21। अब मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए इधर इस सेक्शन के अंदर, तो I1 कितना आएगा, माइनस का 21 डिवाइडेड बाई -14, माइनस से माइनस कट गया, 7 की टेबल से 3/2 इसका आंसर आ गया, I1 की वैल्यू आ गई 3/2 एम्पियर। अब ये वैल्यू I1 की हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं I2 कितना आएगा। तो 8I2 प्लस 10I1 यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 5। 8I2 प्लस ये कितना बनेगा, 15 बनेगा आई थिंक, है ना, ठीक है, नहीं 5, ठीक है 15 बन गया, 15 इज इक्वल टू 5। I2 8I2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस का 15 तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा। I2 कितना आ जाएगा, माइनस का 10/8, माइनस का 10/8 बोले तो माइनस का 5/4, माइनस का 5/4, तो I2 आया -1.25 एम्पियर, ये मेरा I2 आ गया। एंड I1 यहां से सोल्व करें आएगा 1.5 एम्पियर, बट हमें निकालना है करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। तो करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस कितना आ गया, करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा, ध्यान से देखो तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू है 1.5, I2 की वैल्यू है -1.25 एम्पियर। तो आंसर हमारे पास आने वाला है 0.25 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। टाइम जरूर लगा है, फर्स्ट टाइम समझाया है मैंने, आपने समझा है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जैसे जैसे आप यूज टू होते जाओगे, फटाफट इन चीज़ों को करते जाओगे और आपके आंसर निकलते जाएंगे, लेकिन आराम से टाइम देके आपको इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, तभी आपके सही आंसर्स आ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है केवीएल के बारे में या फिर किरचॉफ्स लूप रूल के बारे में। सबसे पहला, इट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यस, ये एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को सपोर्ट करता है। कैसे, कि आप सर्किट के अंदर घूमते हो, ठीक है ना, कोई भी बैटरी आती है, कोई भी रेजिस्टेंस आता है, तो इनके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस आता है मतलब यहाँ पे करंट दौड़ता है, करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो, चार्ज दौड़ता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंजेस होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे लिखा जाता है, अगर आपको सेकंड चैप्टर थोड़ा सा याद है तो लिखा जाता है डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी इंटू क्यू। यहां से जब यहां तक आप आओगे, वापिस घूम के ए तक आओगे, तो आप बोल रहे हो कि डेल्टा वी तो जीरो है, ये रूल यही बोल रहा है, डेल्टा वी जीरो है। डेल्टा वी जीरो है मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा मतलब ना एनर्जी क्रिएट हुई है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, कुल मिला के एनर्जी क्या है, कंजर्व है। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन को ये रूल सपोर्ट करता है या फिर बोल सकते हैं फॉलो करता है। इसी तरीके से एक फैक्ट और होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, मतलब वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड वो होती है या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनकी वजह से वर्क डन
पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है तो आपका वर्क डन जीरो होगा। भले ही आप घूम के आ गए हो किसी बड़े से पाथ में, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर आप हो तो वर्क डन जीरो होगा। वही चीज इसके अंदर होगी। ध्यान से देखो, आप इधर से घूम के चार्ज को इधर लेके आते हो, कौन लाता है? ये बैटरी वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें करते हैं काम। तो चार्ज इस सर्किट के अंदर घूम के यहां से यहां आता है। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, V का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू क्यू। V क्या है? वही पोटेंशियल डिफरेंस। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, ठीक है ना, पूरे क्लोज लूप में, यानी कि A से चल के वापस A पे आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब वर्क डन भी जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जीरो मतलब वर्क डन भी जीरो। यही तो कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान होती है, फिर कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान होती है कि आप वापस उसी जगह आ जाते हो घूम के, तो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ये इस बात को भी सपोर्ट कर रहा है, इस बात को भी सपोर्ट कर रहा है। ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोनों पे स्टार लगा लीजिए, डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आई होप समझ में आ रही होगी। ये जो मैंने पॉइंट के दिए, लोग इसे में स्टार लगाए हैं, इन्हें याद रखना, भूलना मत पेपर तक, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिक सेल, उसका ईएमएफ, उसके टर्मिनल वोल्टेज एंड उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है। बेटा, इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस है, ऐसा बोल सकते हो, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो कैसा दिखाई देता है सेल? इस तरीके से ध्यान से देख लो, एक आपका एनोड लगा होता है, एक आपका कैथोड लगा होता है। ये सारे के सारे एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिए जाते हैं जिसे अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फिर केमिकल एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। इस तरीके का होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, उसके अंदर नहीं जा रहे। कुल मिला के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ये सेल किसी पर्टिकुलर लोड के अक्रॉस लगा दिया जाता है, फिर वहां से अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। आगे से इस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन सेल क्या करता है? सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। साथ ही साथ सेल का एक काम है कि सेल को आप जिस भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डिवाइस के अक्रॉस लगा देते हो, उसके अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक। समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर एक चीज होती है, मतलब मान लो कि एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। नाम इसका फोर्स है बट एक्चुअल में फोर्स नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे कि देखो, सेल है, सेल आपका सर्किट के अंदर लगा भी होता है या हमारे पास साइड में पड़ा भी होता है, हम उससे उसका कोई यूज नहीं ले रहे हैं, मतलब उससे जो एनर्जी है उसके अंदर उसका हम कोई यूज नहीं ले रहे हैं, वो पड़ा हुआ है बस। दोनों कंडीशन हो सकता है, एक सेल लगा हुआ हो सकता है सर्किट के अंदर जिससे आप एनर्जी ले रहे हो, ठीक है ना, किसी लोड के अक्रॉस लगा दिया है। तो ईएमएफ कैसे डिफाइन किया जाता है? जब सेल आपका ओपन सर्किट के अंदर, यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, साइड में पड़ा हुआ है, किसी भी सर्किट के अंदर नहीं लगा रखा, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, मतलब आप सर्किट में जोड़ोगे तब करंट फ्लो होगा ना। करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस बात का मतलब है कि वो ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट में इस बात का मतलब भी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, साइड में रखा हुआ है बस। समझ में आ रही है बात? उससे कोई करंट लिया नहीं जा रहा है। उस केस में इसके अक्रॉस सर हमें पता कैसे लगेगा? उसके लिए अपने पास होता है वोल्ट मीटर। दिखाई दे रहा है आपको वोल्ट मीटर? देखो, इसके ये दोनों एंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। एक यहाँ कनेक्ट कर दो और दूसरा यहाँ कनेक्ट कर दो। यहाँ कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से, ठीक है ना, ये टच नहीं होंगे, ऊपर कवर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे रेटिंग बता देगा। जो भी ये रेटिंग बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या होगा? इसका ईएमएफ होगा, वो इसका ईएमएफ होगा। और भी तरीके होते हैं ईएमएफ कैलकुलेट करने के, वो आपको पोटेंशियोमीटर में बताएंगे। बट अभी सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए ईएमएफ क्या होता है। जब सेल ओपन सर्किट के अंदर होता है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में जरूर फोर्स आ रहा है बट एक्चुअल में है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस है। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। एक चीज और होती है इंटरनल रेजिस्टेंस।
देखो सेल क्या होता है ना, जैसे सेल के आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के इसके अंदर आयंस होते हैं, तो कुछ एनर्जी वहां पे लॉस हो जाती है। इसे अपन बोलते हैं कि सेल खुद जो है कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सेल खुद जो है कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको सर्किट के अंदर ये ऐसे दिखाया जाएगा, कोई भी सेल है उसके पास छोटा सा रेजिस्टेंस बना के स्मॉल आर लिख देंगे, मतलब वो उस पर्टिकुलर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये एक साथ ही होगा, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर होगी ना वो चीज, बस दिखाने के लिए बाहर दिखाया गया है, बट ये एक साथ होगी। तो जो रेजिस्टेंस सेल खुद प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट बात है टर्मिनल वोल्टेज, इंपॉर्टेंट बात है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि सेल एक तो साइड में पड़ा है, एक आप उसको किसी लोड के अक्रॉस, मान लो कि बल्ब के अक्रॉस लगा दिया आपने, तो बल्ब जलेगा सेल से, ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं जलेगा। ठीक है, उस टाइम सेल से करंट लिया जा रहा है, उस टाइम सेल से करंट लिया जा रहा है, यानी कि बोलेंगे कि जो सेल है वो क्लोज सर्किट में है। अब आप जो सेल के दो टर्मिनल थे वहां, इसको ले जाओ, ठीक है ना, इसको ले जाओ, लगाओ इस केस में, इसको ले जाके यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ और एक यहाँ लगाओ। इस टाइम पे आप देखोगे कि आपको रीडिंग पहले से कुछ अलग मिलेगी, ठीक है ना, पहले से कुछ अलग मिलेगी और थोड़ी बहुत कम मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर रीडिंग को, यानी कि कुल मिला के सेल जब क्लोज सर्किट के अंदर होता है, यानी कि सेल से जब करंट फ्लो हो रहा होता है, उस टाइम पे सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो, ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको एक मैंने लोड, जिस लोड का रेजिस्टेंस आ रहा है उसके अक्रॉस लगा दिया, तो सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में सेल के अक्रॉस, सेल ए और बी के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, तो ए और बी पे जाके वोल्टमीटर के नॉब रख दो, ठीक है ना, कनेक्ट कर दो, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन इट इज कनेक्टेड इन क्लोज सर्किट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है ना, या फिर थ्रू द सेल करंट फ्लो हो रहा है, उस टाइम ले जाते हो पोटेंशियोमीटर को, ठीक है ना, या फिर वोल्टमीटर को, उसको ले जाते हो, टक करते हो, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलती है। खाली पड़ा है, ले जाकर जोड़ते हो तो आपको क्या मिलती है? ईएमएफ मिलती है। समझ में आ रही है बात? अब कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है, और वी ए बी ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ, मान लो आई, और इस सेल का ईएमएफ मान लो ई है, ई आई स्मॉल आर, इनकी टर्म में वी ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए इसको निकालने का तरीका। यहाँ पे अब हम केवीएल काम में लेंगे, बोला था ना, केवीएल समझ लेंगे तो सेल आसानी से समझ में आएगा, वरना फॉर्मूला रटना पड़ता। आई निकालना है तो आई कैसे निकालेंगे? देखो आई इधर से इधर जा रहा है, प्लस माइनस, इधर ये रहा आई, इधर से इधर जाएगा, देखो ये प्लस ये माइनस सेल के अक्रॉस, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर ए बी सी डी नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी इसको बोल देते हैं डी। ए बी सी डी के अंदर हम लगाते हैं केवीएल, ए बी सी डी के अंदर हम लगाते हैं केवीएल। ध्यान से देखते रहें, अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए। देखो ए से बी जाओगे, ए से बी जाओगे तो पहले मिलेगा ये सेल, प्लस से माइनस, तो माइनस का ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस का ई, जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो लिखते हैं माइनस ई। फिर आपको यहाँ पे मिला रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस आएगा आई आर, बट प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस का आई आर, प्लस का आई आर। अब ध्यान से देखो, यहां से यहां आओ, बी टू सी कुछ नहीं मिलेगा, सी टू डी जब जाओगे तो फिर से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके क्रॉस आई कैपिटल आ रहेगा, बट माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस का आएगा, प्लस का आई कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। ई को उधर ले जाते हैं, आई को कॉमन ले लेते तो कुछ ऐसा बनेगा, मेरे को आई निकालना था, आई आ चुका है, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो इस तरीके से केवीएल को लगा के हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, ठीक है ना, बड़ी आसानी से निकाली। अब वी ए बी निकालना है। सोचो वी ए बी जो होगा वो वी सी डी के बराबर होगा। क्यों? ध्यान से देखो, पैरेलल में लगे हैं, इनके बीच में कोई वायर नहीं है, सॉरी वायर है इनके बीच में, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधी वायर है, कोई और डिवाइस नहीं है, मतलब इनका पोटेंशियल सेम होगा। ए का पोटेंशियल डी के सेम होगा, बी का पोटेंशियल सी के सेम होगा, मतलब डी और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, डी और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी ए बी के बराबर होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये चीज होने वाली है। अब एक और दूसरा तरीका है जिससे आप वी ए बी निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ओपन लूप के अंदर
केवीएल लगाना सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं। मेरे को वी ए बी फाइंड आउट करना है। वी ए बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। वी ए बी को ऐसे लिखा जाता है, तो देखो सिर्फ इतना लिख लिया मैंने। इन टर्म्स ऑफ ई आर एंड आई में आपको वी ए बी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। इधर रहा वी ए, इधर रहा वी बी। वी ए बी क्या है? वी ए बी इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी। वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। ध्यान से समझना, ये सारी समझी हुई चीजें आपको काम आने वाली है एग्जाम के अंदर। तो ओपन लूप के अंदर केवीएल लगाते हैं, तो आप यहां से शुरू हो जाइए और बी तक अपने को जाना है। क्लोज लूप नहीं है, ओपन लूप है। तो मैं ए पे शुरू हो गया, ए से शुरू हो गया, तो जहां से शुरू हो रहा है वहां का पोटेंशियल लिख दो वी ए पे मैं खड़ा हुआ, अब यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस भी लगा दो इधर। बैटरी का ये प्लस, ये रहा माइनस। प्लस माइनस कैसे लगाया? करंट प्लस से माइनस जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब वी ए इस पे खड़ा हुआ है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल लिख दिया। अब आगे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ तो सेल मिला, सेल प्लस से माइनस तो माइनस का ई। आगे रेजिस्टेंस मिला माइनस से प्लस तो प्लस का आई आर। आगे कुछ नहीं मिला, मैं बी पे पहुंच गया, तो इक्वल्स टू वी बी लिख दो, इक्वल्स टू वी बी लिख दो। मुझे क्या चाहिए था? वी ए माइनस वी बी, तो वी ए इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का वी बी, और इन दोनों को उधर भेज दो तो ई उधर प्लस का हो जाएगा और आई आर माइनस का हो जाएगा। और बेटा जी यही तो हमारा वी ए बी है। तो वी ए बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और वी ए बी ही तो टर्मिनल वोल्टेज है। तो अगर आप ध्यान से देखो, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में मैंने आपको रिलेशन डेराइव करके सिखा दिया। हालांकि आपको याद रखना है, लेकिन मैंने आपको डेराइव करके बता दिया कि किस तरीके से आता है। अगर आपने ये ध्यान से सीखा है तो डेफिनेटली ये चीज आपकी काम आने वाली है। अगर बाई चांस गलती से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया तो ओपन सर्किट में आपको केवीएल लगाना पड़ सकता है। तो वी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी यही है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। अभी हम डेराइव करके आए हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज वी होती है वो ई माइनस आई आर के इक्वल होती है। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वी आई का ग्राफ। यहाँ पे वी आई का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, वी इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। वाई बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। ये ग्राफ इस तरीके का आता है और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सैंपल पेपर में इससे क्वेश्चन था, ठीक है ना? जो इस साल सैंपल पेपर आया है टर्म 1 का, उस पर क्वेश्चन था, और पीछे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना? इस चीज पे ध्यान में रखना कि जब v की वैल्यू 0 होती है, देखो जब v की वैल्यू 0 होगी, v की वैल्यू जब 0 होगी तो ये उधर जाके माइनस का e हो जाएगा। उस टाइम पे i की वैल्यू आ जाएगी e बाई आर, y की वैल्यू e बाई आर। तो ये कोऑर्डिनेट होता है e बाई आर कोमा 0। अभी मैंने निकाल के बता दिया, आगे से आपको याद रखना है। और ये कोऑर्डिनेट जब i की वैल्यू 0 होगी, देखो यहाँ पे i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 होगी तो v e के बराबर होगा। i की वैल्यू 0 मतलब ओपन सर्किट है, उस टाइम पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है, उस टाइम पे v आपका e के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दो कोऑर्डिनेट याद हैं तो क्वेश्चन का डेटा गिवन होगा, आपसे ई और आर पूछेगा, वो आप आसानी से बता दोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ याद रखना और ये रिलेशन भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ और रिलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आए हैं मैंने आपको बता दिए। एक बार इस इक्वेशन के अंदर आप v को 0 रख दो तो आपके पास i आ जाएगा, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक बार आप i को 0 रख दो तो आपके पास v आ जाएगा, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये वाला कोऑर्डिनेट होता है 0, ये होता है e बाई आर कोमा 0। मतलब 0, का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस e है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस e बाय आर है। क्लियर हो रही है बात? याद रखना, क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आ जाते हैं। दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिस तरीके से रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के, ठीक है ना, रजिस्टर और कैपेसिटर के दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। सिमिलरली ईएमएफ के भी, ठीक है ना, ईएमएफ के भी या फिर सेल के भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से अगर मैं जोड़ दूं सेल्स को, ठीक है ना, बहुत सारे सेल को इस तरीके से जोड़ दूं तो एक तरीके से बैटरी बन जाती है। बैटरी यही होती है, बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं। तो अगर सेल इस तरीके से जुड़े हैं कि सभी सेल के अंदर करंट सेम है, ठीक है ना, अगर सेल इस तरीके से जुड़े हैं कि सभी सेल के अंदर, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर 3 सेल दिखाई दे रहे हैं, E1, E2, E3 सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तीनों के ही अंदर ही करंट जो है I है। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं कि उनके अंदर करंट सेम है तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट यहाँ पे सेम है, मैंने साइड में मेंशन भी किया हुआ है, करंट सेम है। तो अगर इन सारे सेल को एक सेल से रिप्लेस करना हो तो इस सेल का ईएमएफ कितना होगा और उस सेल का
इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल है, सबसे इक्विवेलेंट ईएमएफ डायरेक्ट जोड़ दो आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आप डायरेक्ट जोड़ दो आ जाएगा, सबसे सिंपल केस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज में, वैसे ही यहाँ अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं, पैरेलल में कैसे, पैरेलल में अगर आप ध्यान से देखो सारे के सारे ए बी के क्रॉस जुड़े हुए हैं, ये भी ए ये बी ये ए ये बी, इसी तरीके से ये ए ये बी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सभी सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होती है ना वो सेम होती है, टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है, पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को रिप्लेस करना चाहते हैं एक ऐसे सेल से, और उस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा तीनों को या फिर इससे ज़्यादा भी आए, तो भी अगर उन्हें हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस सेल का ईएमएफ कितना होना चाहिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जाता है। डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, आप सीधा फॉर्मूला ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी आगे होते तो और भी आगे आ जाते हैं, यहाँ पे 3 की बात करते हैं, इतने ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और ई इक्विवेलेंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट होता है आपका E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। अब आर इक्विवेलेंट आपको पहले निकालना है, फिर यहाँ पे E1 E2, ठीक है ना, E3 R1 R2 R3 की वैल्यू पता होगी, ये वाला RHS पार्ट आपको सोल्व करना है, फिर ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट के बराबर करना है, आर इक्विवेलेंट पहले से निकाल के रखना है, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजना है तो ई इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बट उससे पहले अपने को ये फॉर्मूला याद होने चाहिए चारों के चारों। देखो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट जोड़ना है। इधर रेजिस्टेंस का भी सिंपल है क्योंकि पैरेलल वाला याद करते ही है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बट ये थोड़ा सा अलग है, तो इसे एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, सिंपल पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्क कौन करता है, बैटरी करती है, चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में, उसके बाद चार्ज अपने आप सर्किट में भाग जाता है, जो एनर्जी मिलती है उसे उसे रिलीज करके आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक सी बात होती है। तो रेट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, एक सेकंड के अंदर बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, फॉर्मूला पावर का dW/dt। और अगर अपन रेजिस्टेंस में इस सर्किट के रेस्पेक्ट में बात करूं तो पावर का फॉर्मूला, कोई बोले कि बैटरी से कितनी पावर जो है सप्लाई हो रही है, तो उस केस में फॉर्मूला यूज होगा P=VI। बच्चे ये फॉर्मूला तो याद कर लेते, मैं तुम्हें पता नहीं होता कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर पूछे कि बैटरी से कितनी पावर सप्लाई हो रही है, हाँ इस यहाँ पे बात अलग है, इस सर्किट के अंदर की जितनी बैटरी से पावर सप्लाई हो रही है वो सारी की सारी रेजिस्टेंस में जा रही है। ठीक है ना, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो जब आपसे बैटरी से कितनी पावर सप्लाई हो रही है वो पूछे तो आपका फॉर्मूला काम में आएगा P=V/I। अगर आपसे पूछे कि इस रेजिस्टेंस को कितनी पावर सप्लाई हो रही है तो आपका फॉर्मूला आएगा I²R, आपका फॉर्मूला आएगा I²R या फिर V²/R या फिर V²/R। अब ये भी इसके सेम हो भी सकता है, इस केस में सेम होगा, कभी सेम नहीं भी हो सकता, तो हमेशा चीजों का ध्यान में रखना। ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। अभी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V ही होगा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V ही होगा, क्योंकि सर्किट में और कोई एलिमेंट नहीं है, अगर और कोई होगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला याद में रखना, ये बैटरी के लिए है, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है आपको यहाँ पे, ये रिलेशन जो 1 kWh होता है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। 1 kWh ये एनर्जी की एक यूनिट है जो जूल के साथ इस तरीके से रिलेट की जाती है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है ना, 3.6 × 10⁻⁶ जूल यानी कि लगभग 36 लाख जूल, उसके बराबर होता है आपका 1 kWh। घरों के अंदर जो बिजली आती है, आपका यूनिट आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, उसके अंदर जो 1 यूनिट जब आपके घर में अंदर आता है, इसका मतलब आपने 1 kWh एनर्जी यूज कर ली है, तब 1 यूनिट बढ़ता है, यानी कि आपने 36 लाख जूल, ठीक है ना, 36 लाख जूल एनर्जी यूज कर ली है। ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, जैसे आपकी सिंपल पावर की डेफिनेशन होती है वही इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन भी होती है। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, साथ ही साथ ये चीज भी याद रखना कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है और किसके लिए है। वैसे तो आप लोग सीधा ही करोगे, जो दिया है उसके हिसाब से देखोगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बट मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश की है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो अगर
आप प्योर रेजिस्टेंस को सप्लाई कर रहे हो, प्योर रेजिस्टेंस को, तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो पर सेकंड कितनी हीट रिलीज होती है वो ये रूल बताता है। अगर आपने किसी बैटरी को रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है तो जितनी भी एनर्जी आप दोगे सारी की सारी हीट में चली जाएगी। तो हीट एनर्जी रिलीज पर सेकंड थ्रू रजिस्टर कितनी होगी, आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर भी तो इतनी है, इतनी पावर सप्लाई हो रही है इसको, आई स्क्वायर आर, सारी की सारी पावर हीट में चली जाएगी। ठीक है, आई स्क्वायर आर हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी इन टी सेकेंड। अगर टी सेकंड के अंदर अपने को हीट एनर्जी निकालनी है तो एक सेकंड के अंदर आई स्क्वायर आर है, तो टी सेकंड के अंदर क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। यही आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। कभी कभी ये हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये आपकी जरूरी भी होती है, जैसे सर्दियों के अंदर आपको हीटर चलाना हो, वहाँ पे जरूरी है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। कभी कभार ये लॉस भी करती है, जैसे कि पावर सप्लाई कहीं से हो रही है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस हो जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस हो जाता है, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे वो थोड़ी सी चीज़ें अनडिजायरेबल है। ठीक भी है, गलत भी है, ठीक है ना। ये अपन से एग्जाम में नहीं पूछेगा, अपने को बस कितनी हीट निकली वो निकालनी आनी चाहिए। कितनी निकलेगी टी सेकंड के अंदर हीट, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी हीट निकलेगी। ठीक है ना। आपको इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी हीटर से पानी गर्म किया जा रहा है तो इतने टाइम में पानी का टेम्परेचर कितना, वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, सिंपल सिंपल सी बेसिक सी बातें। आगे आ जाते हैं, एक थ्योरम है जिसे पढ़ना जरूरी है, कभी कभार इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यानी कि जब आप एक रेजिस्टर को एक सेल के अक्रॉस जिसका ईएमएफ ई है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस जोड़ दोगे तो वो कौन सी कंडीशन होगी कि जब रजिस्टर को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने का मतलब एक सेकंड के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से केस में मिल रही होगी, किसको, रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो इसके अंदर करंट जो होगा वो अभी हम लोगों ने निकाला था, इसके अंदर करंट की वैल्यू होती है ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर जो है आई स्क्वायर आर होती है जो रेजिस्टेंस को मिलती है। ठीक है, अब ये कब मैक्सिमम होगी, ठीक है, इसको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा याद रखें जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी तब ये हो जाएगा। टर्म वन के लिए आपको इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों के लिए डेराइव करना पड़ेगा, उसके लिए मत छोड़ देना। जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आ जाएगी यानी कि जितना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही लोड का रेजिस्टेंस है, उस केस में उस पर्टिकुलर लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी, उस पर्टिकुलर लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्हेन टोटल लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल, टोटल लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द cell is equals to the internal resistance then power transfer to the load is maximum। ठीक है, पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। अब सर इससे क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, ये चीज याद रखनी है आपको कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाएगी। मैक्सिमम पावर निकालनी है आपको तो निकाल भी सकते हो, यहाँ पे आई की वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई बाय आर की वैल्यू स्मॉल आर होनी चाहिए तो ई बाई टू आर, पावर आपकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर यानी कि ई बाई टू आर का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू भी स्मॉल आर है तो कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर इंटू आर बाई फोर आर स्क्वायर यानी कि ई स्क्वायर बाई फोर आर। इतनी पावर जो है ट्रांसफर हो रही होगी यानी कि इतनी एनर्जी हर सेकंड ट्रांसफर हो रही होगी उस पर्टिकुलर लोड को। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ध्यान से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ दिए मैंने, थोड़ा सा जैसे कि रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर आर है दोनों की प्लस माइनस, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दे रखी है और ये 10 वोल्ट का है। पूछा जाएगा कि बताओ आर की वो वैल्यू जिससे सर्किट के अंदर जो पावर ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो। तो हमें पता है कि बच्चे गलती क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 1 ओम डायरेक्ट लिख देंगे। ये गलती नहीं करनी है बेटा जी, ध्यान से। हमें बोला गया था कि टोटल रेजिस्टेंस लोड का वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लोड का रेजिस्टेंस आर नहीं है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे दोनों के दोनों पैरेलल में है तो 1 बाय आर पी आपका आएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर 2 बाई आर, तो आर पी आपका आ जाएगा आर बाई टू, कितना, आर बाई टू। तो लोड रेजिस्टेंस आर बाई टू है यानी कि अगर आपको सिंगल रेजिस्टेंस वाला डायग्राम बनाना है तो आप ये डायग्राम बनाइए,
अब बराबर करिए, अब अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो इस R/2 की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो R है उसकी वैल्यू 2 ओम के बराबर जब होगी तब हमारी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी। आई होप आपको बात समझ में आई। यहाँ तो मैंने आपको सिंपल सर्किट बना के एक एग्जाम्पल बताया है, कॉम्प्लेक्स सर्किट भी दिया जा सकता है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज चेंज की उन्होंने, ऐसा बोल देता कि बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इसका 1 ओम है बताओ आर की वैल्यू कितनी है। एक ये सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, क्लास 10 में जैसे पूछा जाता है। आपने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, बट चीज़ तो सेम ही है, घबराने की किस किस बात की जरूरत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब जितना आप डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली उसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।